हमारा टॉपिक चल रहा है आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। आज हम आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का अध्ययन करेंगे और आर्थिक विकास के जो निर्धारक तत्व हैं उन्हें हम मोटे मोटे रूप से दो भागों में बांट लेंगे। पहले हैं आर्थिक तत्व और दूसरे गैर आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व मूल रूप से जो सीधे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं उनमें शामिल किया जाता है, और गैर आर्थिक तत्व जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास प्रभावित होते हैं। आर्थिक तत्वों में जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है वह संसाधनों का है। इसलिए हमने पहला और दूसरा जो पॉइंट लिया है वो प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधनों को लिया है। प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। उस देश की भूमि की उपजाऊपन, उसका क्षेत्र, बनावट, वन संपदा, खनिज पदार्थ, जलवायु, जल, समुद्री संसाधन, ये सारी की सारी चीज़ें आर्थिक विकास को तय करती हैं। प्राकृतिक संसाधनों के होने से किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास बहुत तेज़ गति से हो सकता है, और इनके अभाव में आर्थिक विकास को गति मिलना। प्राकृतिक संसाधनों के बाद में आते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन अर्थात किसी राष्ट्र की जनसंख्या ही वह साधन है जो प्राकृतिक संसाधनों पर कार्य करके आर्थिक विकास को अंजाम देती है। यदि किसी देश में प्राकृतिक संसाधन तो हैं किंतु मानवीय संसाधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक संसाधनों का होना कोई अर्थ नहीं रखता। यदि किसी निर्जन द्वीप पर बहुत सारे फल, फूल, पौधे और जंगल इत्यादि हैं तो वहाँ के आर्थिक विकास का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में मानवीय संसाधन ही सबसे महत्वपूर्ण है जो प्राकृतिक संसाधनों पर कार्य करके आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। किंतु ये मानवीय संसाधन भी किस प्रकार के होंगे, इस पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग निर्भर करेगा। यदि मानवीय संसाधन शिक्षित हैं, तकनीकी उन्नति हो रखी है और वहाँ की जनसंख्या पर्याप्त है, तभी प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करके आर्थिक प्रगति की जा सकती है। मानवीय संसाधन दो प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं आर्थिक विकास के लिए। नंबर 1, ये आर्थिक विकास करने के लिए श्रम के रूप में कार्य करते हैं, और ये ही ऐसे संसाधन हैं जो बाज़ार के रूप में उत्पादन की मांग बनते हैं। इस प्रकार से आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरे आर्थिक तत्व हैं पूंजी निर्माण। किसी देश में पूंजी निर्माण का अर्थ है संपत्ति का सृजन। आर्थिक विकास की प्रक्रिया का तात्पर्य वर्तमान समय में समाज में उपलब्ध पूंजीगत वस्तुओं के कोशों में वृद्धि करना भी होता है। अगला बिंदु है पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात से आशय उत्पादन की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए पूंजी की कितनी इकाइयाँ लगाई जाती हैं। यह उस वस्तु के लिए
पूंजी उत्पाद अनुपात होगा। यह पूंजी उत्पाद अनुपात जितना कम होगा, आर्थिक विकास की गति उतनी ही अधिक होती है। पांचवा बिंदु तकनीकी और नवप्रवर्तन है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए तकनीकी ज्ञान उत्पादन की विधियों में मौलिक परिवर्तन लाकर आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। इसी प्रकार से नवप्रवर्तन करना भी आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। एक सी तकनीकें और अधिक उपयोगी तथा और अधिक नवीन तकनीकों को काम में लेकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। किसी देश में जनसंख्या का कार्यशील या व्यावसायिक ढांचा भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक ढांचे को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन इत्यादि आता है। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण कार्य आते हैं, उद्योग, खनन, निर्माण, इन्हें शामिल किया जाता है। और सेवा क्षेत्र में यातायात, बैंक, बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मनोरंजन इत्यादि को शामिल किया जाता है। आमतौर पर विकासशील राष्ट्रों में प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या की अधिकता होती है। जैसे जैसे विकास होता जाता है, जनसंख्या का शिफ्ट होता जाता है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में। विकसित देशों में तृतीयक क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक होती है और प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम होती है। फिर है विदेशी पूंजी। अर्धविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की परियोजनाओं के लिए विदेशी सहयोग की भी आवश्यकता होती है। विदेशी पूंजी के द्वारा भी आर्थिक विकास को तेजी मिलती है, क्योंकि अधिकांश देश विदेशी पूंजी के साथ साथ विदेशी तकनीक को भी देते हैं और विदेशी तकनीकों को देने के लिए उनकी शर्त होती है कि हमारी पूंजी लगाई जाए। तो विदेशी पूंजी भी एक ऐसा तत्व है जो आर्थिक विकास को गति देता है। बाज़ार का आकार। किसी राष्ट्र में बाज़ार का आकार उस देश के आर्थिक विकास की दर के निर्धारण को करता है। अगर बाज़ार का आकार छोटा है, मांग कम है, तो वस्तुओं और सेवाओं की कम मांग कम उत्पादन करेगी और इस तरह से आर्थिक विकास अधिक तेज़ी से होना संभव नहीं होगा। फिर हम आर्थिक तत्वों में जो 2 मुख्य और भी तत्व हैं, वे स्किल डेवलपमेंट या कौशल निर्माण तथा आधारभूत संरचना को लेते हैं। कौशल निर्माण के लिए यदि हम देखें तो जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो अनस्किल्ड होता है, उसको कौशल निर्माण करके उसमें कोई न कोई कुशलता का निर्माण करके कुशलता के कुछ आयाम उत्पन्न करके व्यक्ति को कोई इस तरह के हुनर सिखाकर और अधिक कुशल बनाया जा सकता है, जिससे वह आर्थिक विकास के लिए और अच्छा साधन बन सके। स्वयं का विकास, राष्ट्र का विकास, दोनों का विकास अधिक तेज़ी से कर सके। आधारभूत संरचना एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्योंकि बिना यातायात, संचार, बैंक, बीमा, विद्युत, ऊर्जा पूर्ति, सिंचाई इत्यादि
की सुविधाओं के हम किसी क्षेत्र की आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए गाँवों को सड़कों से जोड़ना, यातायात, संचार, बैंक, बीमा, विद्युत, इनकी सुविधाओं को वहाँ तक पहुँचाना, सिंचाई और शिक्षा के चिकित्सा की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाकर ही हम भारत के गाँवों का विकास कर सकते हैं। उद्यमशीलता वैसे तो साहसी आर्थिक विकास के बहुत बड़े निर्धारक तत्व होते हैं, किंतु उद्यमशीलता के साथ साथ तकनीकी ज्ञान आर्थिक दृष्टि से तभी उपयोगी सिद्ध हो सकता है जबकि उनका नवप्रवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाए, और इसकी पहल समाज का यही वर्ग करता है। यही साहसी वर्ग है, यही उद्यमी वर्ग है जो किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करता है। अब हम आते हैं गैर आर्थिक तत्वों पर। गैर आर्थिक तत्वों में 5 मुख्य तत्वों को हम शामिल करते हैं: राजनीतिक तत्व, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व, धार्मिक तत्व, नैतिक तत्व और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। विकास के लिए आर्थिक तत्वों के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियाँ अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक रूप से देश में स्थिरता, मौद्रिक स्थिरता, शांति और व्यवसाय संचालन के लिए सही नीतियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, और यह कार्य राजनीतिक स्तर पर ही राजकीय सहयोग के द्वारा ही संभव हो सकता है। किसी देश के विकास में वहाँ का समाज, उस समाज के मानवीय मूल्य, सामाजिक प्रवृत्तियाँ, ऐतिहासिक घटनाएं, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अल्पविकसित राष्ट्रों में हमने पाया कि वहाँ पर समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, वहाँ के समाजों के संयुक्त परिवार प्रणाली होने के साथ साथ लोगों में अकर्मण्यता की भावना, स्त्रियों को दोयम दर्जे पर रखना, भूमि और संपत्ति के प्रति मोह, उत्तराधिकार के नियम, जाति प्रथा, छुआछूत, सामाजिक अपव्यय और कुरीतियाँ, साथ ही साथ नवीनता का विरोध, सामाजिक और संस्थागत तत्व उनके आर्थिक पिछड़ेपन के कारण होते हैं। यदि हम वहाँ के धार्मिक तत्वों की बात करें तो धार्मिक अंधविश्वास भी राष्ट्रों के आर्थिक विकास को हतोत्साहित करते हैं। नैतिक तत्वों में देश के निवासियों का नैतिक स्तर आर्थिक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसका एग्ज़ाम्पल हमारे पास में जापान है। वहाँ के नागरिक अपने कार्य के प्रति तत्परता, ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव से कार्य को पूर्ण करते हैं। उनके लिए स्वयं से पहले राष्ट्र होता है, और इस तरह के राष्ट्रभक्त लोग, जब राष्ट्रभक्त जनसंख्या जब देश में होती है तो तेज़ी से विकास संभव है। जो जापान द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से नष्ट हो गया था, वही आज दुनिया की सबसे ऊंची औद्योगिक शक्तियों में माना जाता है। उसका कारण वहाँ के निवासियों के नैतिक स्तर की उच्चता है। अतः आर्थिक विकास नैतिकता
पर भी निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। जिस देश के आसपास के पड़ोसी देशों से मधुर संबंध होते हैं, राजनीतिक शांति और स्थिरता होती है, उस देश की उन्नति तेज़ी से संभव हो जाती है। ऐसे में हमने पाया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी यदि किसी राष्ट्र के अनुकूल हैं तो वह तेज़ी से विकसित हो सकता है, अन्यथा उसकी विकास में बाधाएं उत्पन्न करने वाली अनेक शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों प्रकार के जो तत्व हैं वे आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक ही दिन में प्राप्त की जा सके। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है और इस अनवरत प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी देश का आर्थिक विकास होता है। अब हम अगले वीडियो में विकसित और अल्प विकसित राष्ट्रों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।